आपको मैं पढ़ाने वाली हूँ वह है आपकी हिंदी की जो बुक है वह है आरोह, है ना। आरोह भाग 2, कक्षा 12वीं के लिए हिंदी आधार की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2। इसमें गद्य और पद्य दोनों ही इसमें आपको पढ़ने होंगे। तो सबसे पहले आज जो हम पढ़ेंगे इसके अंतर्गत वह है कौन सा खंड पढ़ेंगे? काव्य खंड को पढ़ेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें आरोह, आरोह का मतलब क्या होता है? ऊंचे स्वर से कहना, है ना। राग आरोह मतलब जोर से बोलना, उच्चारण करना, जोर से कहना। तो इस प्रकार से हम जो आज पढ़ेंगे कक्षा 12वीं की पुस्तक आरोह भाग 2। चलिए आइए पढ़ते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें दिया है विषय क्रम, है ना। तो काव्य खंड दिया हुआ है। सबसे पहले है हरिवंश राय बच्चन जी। आज हम इनके जीवन परिचय और इनकी जो काव्य खंड है ना, आत्म परिचय को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं हरिवंश राय बच्चन जी। आज हम इनके जीवन परिचय के विषय में समझेंगे और जानेंगे और इनकी कविताओं के माध्यम से हम इनके साहित्यिक जो इनकी जो रचनाएं हैं, साहित्यिक जिन और इनकी जो विशेषताएं हैं, जीवन परिचय है इनके विषय में, इनकी भाषा शैली के विषय में पढ़ेंगे और समझेंगे। सबसे पहले है हरिवंश राय बच्चन जी कवि परिचय, इनका जो जीवन परिचय है। हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म 27 नवंबर सन 1907 को प्रयाग इलाहाबाद में हुआ था। शांत चित्त के साथ उन्होंने गंभीर चिंतन के संस्कार बचपन में पाए। उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से एमए पीएचडी करने के पश्चात सन 1942 से लेकर सन 1952 तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्राध्यापक के रूप में कार्य किया। तत्पश्चात आकाशवाणी के साहित्यिक कार्यक्रमों से जुड़े रहे। इसके बाद उन्होंने विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ के रूप में पद ग्रहण किया। हरिवंश राय बच्चन जी के काव्य में एक अनवरत अनुसंधान की धारा प्रवाहित होती थी। जीवन के सत्य को कविता में आरोपित करने की कला आधुनिक हिंदी साहित्य के लिए नया प्रयोग बनकर विकसित हुई। जो नए रचनाकारों का पथ प्रदर्शन करती है उन्हें राष्ट्र कवि, क्या उनको राष्ट्र कवि का गौरव प्राप्त हुआ। उनकी प्रमुख कृतियों को संसार में सराहना मिली। उन्हें देश विदेश में अनेक प्रतिष्ठित पुरस्कारों से अलंकृत किया गया। सन 1903 में मुंबई में उनका क्या हुआ? निधन हो गया। रचनाएं काव्य संग्रह मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, सतरंगिनी, निशा निमंत्रण, नए पुराने झरोखे, टूटी फूटी कड़ियां, आरती और अंगारे, एकांत, संगीत मिलन, यामिनी, आकुल, अंतर आदि। आत्मकथा 4 खंड, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, दशक द्वार से सोपान तक, फिर अनुवाद हैमलेट, जन गीता और मैं वेद, फिर है डायरी, प्रवास की डायरी। उनका समस्त साहित्य बच्चन ग्रंथावली, है ना। उनका जो समस्त साहित्य है वो है बच्चन ग्रंथावली के नाम से कई खंडों में प्रकाशित किया गया है। साहित्यिक विशेषताएं। हरिवंश राय बच्चन जी ने अपने साहित्य को प्रचार का माध्यम नहीं बनाया। उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से अति साधारण विषय वस्तु को भी बहुत महत्व दिया। शायद इसी कारण ने भावनाओं को स्पर्श कर राष्ट्रीय जन कवि का चरित्र जीवन कर सके। उनके चिंतन की धारा मानवता के स्रोत से बहते हुए सामाजिक व्यवधानों पर ठहरे बिना नैसर्गिक मूल्यों की ओर प्रवाहित होती है। इसलिए उनका काव्य कला भेद से हटकर सत्य का अनुशीलन करता है। भाषा शैली। हरिवंश राय बच्चन जी लाक्षणिक वक्तृता के साथ साथ सीधी सादी जीवंत भाषा और संवेदनशील भेद शैली में अपनी बात को कहने में निपुण थे। उन्होंने व्यक्तिगत जीवन में घटी घटनाओं की सहज अनुभूति की ईमानदार
अभिव्यक्ति को कविता के रूप में प्रकट कर दिया। उनकी इसी विशेषता ने उन्हें हिंदी संसार में विलक्षण और लोकप्रिय बना दिया। पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ्य पुस्तक में हरिवंश राय बच्चन जी की कविताओं के दो अंश, एक पहला है आत्मपरिचय और दूसरा है दिशा निमंत्रण दिए गए। आत्मपरिचय के माध्यम से कवि ने अपना संबंध समाज के साथ जोड़ने का प्रयत्न किया। उसके अनुसार समाज को जानना सरल है, किंतु अपने आप को जानना उससे कहीं ज्यादा कठिन है। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप में अथवा कारणवश समाज से जुड़ा रहता है। वह उससे हटकर और अलग अकेला नहीं रह सकता। हालांकि समाज में उसे व्यंग वाणी के रूप में कष्ट भी मिलते हैं, फिर भी उसका महत्व भी समाज में ही रहता है, किंतु समाज से उसका संबंध प्रेम और कलह से युक्त होता है। उसका नाता कैसा होता है? खट्टा और मीठा, है ना, दोनों रहता है। इतना होते हुए भी वह समाज से अलग नहीं रह सकता। वह तो हमेशा उनसे जुड़ा ही रहना चाहता है। दिशा निमंत्रण कविता के माध्यम से कवि ने समय को इंगित करते हुए उसके भीतर जाने के इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कुछ कर गुजरने का संकल्प मन में रखने को कहा है। उसके अनुसार संसार का प्रत्येक प्राणी पथिक बच्चे आदि दिन के ढलने के पहले अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए व्याकुल हो जाता। ये उनकी दूसरी कविता। जब मैं आपको इनकी दूसरी कविता पढ़ाऊंगी तो मैं एक बार पुनः इसको रिपीट करूंगी। सबसे पहला है आत्मपरिचय। उसका पहला जो दिया हुआ है पद्यभाग काव्य। मैं जब जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर मैं श्वासों के दो तार लिए फिरता हूँ। मैं जब जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। शब्दार्थ समझिए। जब जीवन सांसारिक गतिविधि दुनियादारी झंकृत यानी तारों को बजाकर स्वर निकालना। प्रसंग समझिए। प्रस्तुत काव्यांश आरोह भाग 2 पाठ्य पुस्तक सुधृत है। आत्मपरिचय नामक कविता से लिया गया है। हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित प्रस्तुत काव्यांश के माध्यम से कवि अपना परिचय समाज के सामने प्रस्तुत करता है कि उनके अनुसार अपने आप को जानना समाज को जानने से ज्यादा यानी अधिक कठिन है। सरलार्थ इसकी व्याख्या समझेंगे। कवि स्वयं के जीवन को मार्मिक बताते कहता है कि वह संसार में अपने जीवन को भार के समान लेकर जीवन व्यतीत करता है, किंतु फिर भी वह अपने जीवन में दूसरों के लिए प्यार लिए रहता है। उसका जीवन दूसरों से प्रेम करने के लिए ही है। उसके पास सांसों रूपी वीणा के दो तार हैं, जिन्हें किसी ने स्पर्श करके झंकार युक्त कर दिया। अर्थात जिस प्रकार वीणा के तारों को स्पर्श करने से वह झंकृत हो उठती है, उसी प्रकार कवि की सांस भी लोगों से आत्मीयता के कारण झंकार करने लग गई है। दूसरा है काव्य पाठ में स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग कर ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का ध्यान किया करता हूँ। शब्दार्थ समझिए। सुरा मदिरा शराब, पान करना यानी पीना, ध्यान करना यानी परवाह करना, गाते यानी स्तुति करना। प्रसंग पूर्वक जैसे कि हमने आपको बताया कि ये कहाँ से लिया गया है, इसकी रचयिता कौन है। कवि कहता है कि मैं प्रेम रूपी मदिरा का पान करता हूँ। आशय यह है कि मैं सदा प्रेम के भावों में डूबता उतरता रहता हूँ। मैं सांसारिक झंझटों की परवाह नहीं करता। संसार मेरे बारे में क्या सोचता है, मुझे पागल प्रेमी आवारा आदि आदि क्या कहता है, इस पर मैं ध्यान नहीं दिया करता। वह संसार सदा उन्हीं लोगों की स्तुति किया करता है जो संसार की स्तुति करते हैं। अर्थात जो लोग सामाजिक सरोकारों वाले कवियों की मतलब पसंद किया करते हैं, जो लोग सामाजिक सरोकारों वाले कवियों को पसंद किया करते, परंतु मैं अपने गीतों से अपने मन के भावों को व्यक्त करता हूँ और अपनी कविताओं, है ना, अपनी कविताओं का विषय भी मैं स्वयं ही हूँ। इस प्रकार से हम यहाँ पर आपको पद्य जो है मैं आपको पढ़ा रही हूँ। है मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। है यह अपूर्ण संसार ना मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। शब्दार्थ समझिए। निज माने अपना, उर माने हृदय और उद्गार भाव,
उपहार भेंट, अपूर्ण अधूरा, भाता अच्छा लगता है, स्वप्नों का संसार नई कामनाओं वाला मौलिक प्रसंग, जैसे कि मैंने कहा पूर्वक में है। और व्याख्या, कवि क्या कहता है, मैं इस दुनिया के बारे में नए नए मनोभाव रखता हूँ, मैं उन्हीं मनोभावों को लिए लिए उमड़ता घुमड़ता रहता हूँ, मैं इस संसार को अपने हृदय के कोमल भाव प्रदान करना चाहता हूँ, यह बाहरी संसार मुझे अधूरा लगता है, इसमें प्रेम का भाव है, इसलिए यह प्रेम विहीन संसार मुझे भाता नहीं है। मेरे मन में प्रेममय संसार का एक सपना है, जिसे लिए लिए मैं भटकता फिर रहा हूँ, मैं अपने अनुसार एक प्रेमिल संसार रचना चाहता हूँ। तो इस प्रकार से कवि ये कहना चाहता है कि मैं मतलब जो जिसमें जिस संसार में प्यार ना हो, प्यार विहीन हो, है ना, ऐसा संसार मुझे भाता नहीं, प्रेम विहीन संसार मुझे नहीं भाता, प्रेममय संसार के लिए कवि यहाँ पे, क्योंकि मैं उसको अपने साथ में लिए फिरता हूँ और इसलिए मैं भटक रहा हूँ और उनके मैं अपने अनुसार एक प्रेमी संसार चाहता हूँ, है ना, जिसमें प्रेम हो। इस प्रकार कवि यहाँ पर कह रहा है। फिर है, मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ, जब भाव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भाव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। इस प्रकार से शब्दार्थ समझिए, हृदय मन, दिल, अग्नि आग, भाव का आवेश, दहा यानी जला, भाव सागर, संसार रूपी सागर, भाव संसार, मौज प्रसंग, जैसे कि मैंने कहा पूर्व है। व्याख्या, कवि कहता है मैं स्वयं ही अपने हृदय में प्रेम की अग्नि जलाता हूँ, फिर उसकी आंच से स्वयं क्या करता हूँ, सुलगता हूँ रहता हूँ, मैं से प्रेम दीवानगी में मस्त होकर जीवन में आए सुख दुख के भी तल्लीन रहा करता हूँ। यह संसार विपदाओं के सागर के समान है, परंतु मैं प्रेम रूपी नाव के सहारे उन विपदाओं को क्या कर लेता हूँ, पार कर लेता हूँ। इस प्रकार मैं संसार सागर के किनारे लग जाता हूँ और अपने प्रेम की मस्ती और उमंग से जिया करता हूँ। पांचवा काम पाठ, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। शब्दार्थ समझिए, यौवन जवानी, उन्माद पागलपन, अवसाद निराशा दुख विषाद, प्रसंग पूर्वक है। व्याख्या समझिए, कवि क्या कहता है कि मेरे मन में जवानी का पागलपन सवार रहता है, मैं अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए बेचैन रहता हूँ, मैं दीवानों की तरह जीता हूँ, मेरी दीवानगी मुझे कदम कदम पर निराशा से भर देती है, मैं वियोग के कारण सदा क्या रहता हूँ, मैं वियोग के कारण सदा कसमसाता रहता हूँ, वियोग के कारण सदा कसमसाता रहता हूँ। मेरे मन में अपनी प्रिया की ऐसी याद समाई हुई है कि जिसको याद करके मैं मन ही मन क्या करता हूँ, रोता हूँ, परंतु दुनिया के सामने क्या करता हूँ, दिखने को मतलब दिखाने को हंसता रहता हूँ। मैं अंदर ही अंदर क्या करता हूँ, रोता हूँ, परंतु दुनिया के सामने दिखाने के लिए मैं हंसता रहता हूँ। इस प्रकार कवि यहाँ पर क्या कह रहा है, कवि कह रहा है कि आप हमारी जो जवानी है वो मेरे पागलपन तो मेरे सवार रहता है, पर मैं अपनी प्रेमिका से मिलने बेचैन रहता हूँ और इस प्रकार दीवानों की तरह, क्या मैं कैसे जीता हूँ, दीवानों की तरह जीता हूँ। मुझे कदम कदम पर निराशा से मुझे दीवानगी भरती है, परंतु मैं कवि क्या कह रहा है कि जिसे याद करके मैं मन में तो रोता हूँ, परंतु मैं दुनिया को दिखाने के लिए क्या करता हूँ, ऊपर से हंसता रहता हूँ। इस प्रकार यहाँ पर बच्चों मैंने आपको हरिवंश राय बच्चन जी का जीवन परिचय और उनकी साहित्यिक विशेषताएं, रचनाएं, भाषा शैली और पाठ का जो सार है, इसके बाद मैंने उनके काव्य पाठ को पढ़ा
और आप रजिस्टर बना लेंगे, आप कॉपियाँ बना लेंगे, उसमें आप बच्चे लिखते जाइए, समझते जाइए, पढ़ते जाइए बेटा।